मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर लेके आना चाहूंगा, उस पर जाकिर साहब आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। अब आगे क्या, खामनाई के बाद कौन, क्या जो निर्वासित क्राउन प्रिंस है रजा पहलवी, वो ईरान का नेतृत्व करेंगे? उन्होंने दावेदारी पेश की है, मैं ईरान के नेतृत्व के लिए तैयार हूं, रजा पहलवी का कहना है। प्रिंस पहलवी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया है, ट्रंप ने हमसे किया वादा पूरा कर दिया है, अब बदलाव का समय आ गया, खुद पहलवी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। रजा पहलवी और उनका पूरा परिवार आज वॉशिंगटन के आलीशान बंगले में रहता है। पत्नी यास्मीन पहलवी और उनकी 3 बेटियां नूर, ईमान और फराह। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ईरान की आधुनिक पहचान का चेहरा बन चुकी है। सबसे बड़ी बेटी नूर पहलवी पेशे से मॉडल और इन्वेस्टर है। दूसरी बेटी ईमान पहलवी 2023 में यहूदी मूल के कारोबारी ब्रेडली शेरमैन के साथ विवाह कर चुकी है। सबसे छोटी राजकुमारी का नाम फराह पहलवी, जो अपनी दोनों बड़ी बहनों की तरह अमेरिका में ही जन्मी और वहीं पर पली बढ़ी। रजा पहलवी की तीनों बेटियां केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं है, वो ईरान की महिलाओं के लिए आजादी की आवाज भी उठाती है। ईरान की युवा उन्हें अपनी नई उम्मीद की तरह देखते हैं। ईरान का शाही परिवार आज अमेरिका में क्यों बस गया है, तो बैकग्राउंड में करीब 47 साल पुरानी कहानी है। साल था 1979 का। ईरान में इस्लामिक क्रांति हो चुकी थी। गलियों में नारों के बीच शहंशाह रजा शाह पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। जिस वक्त रजा शाह ईरान छोड़ रहे थे, उस वक्त 19 साल के युवराज रजा पहलवी अमेरिका में लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका में बैठे रजा पहलवी दूर से ही देखते रहे कि उनके पिता की राजशाही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। रजा के पिता दूसरे देशों में शरण ढूंढते रहे और आखिर में मिस्र में कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझते हुए उनकी मौत हो गई। रजा का परिवार अपने ही देश नहीं जा सकता था। उन्हें निर्वासन में रहने वाले कुछ पुराने वफादारों की मदद पर निर्भर रहना पड़ा। 47 साल से निर्वासन की जिंदगी झेल रहे पहलवी परिवार को अब स्वदेश वापसी की उम्मीद जगी है। आज की तारीख में रजा पहलवी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के संपर्क में है। इजराइल के साथ उनके गहरे संबंध और अमेरिका का समर्थन उन्हें सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बनाता है। रजा पहलवी स्वदेश वापसी से उम्मीद में है, लेकिन क्या रजा पहलवी अपनी बेटियों के साथ तेहरान के महलों में लौट पाएंगे, या उनका स्वदेश वापसी का सपना अभी सपना ही रहेगा? ये सब कुछ युद्ध के नतीजों पर निर्भर करता है। तो क्या रजा पहलवी ही अगले मुखिया होने वाले हैं ईरान के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ताजा अपडेट एक और बता दूं, आज प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समाधान होना चाहिए। भारत शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में चिंताजनक होती स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार सभी स्थितियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और शांति की अपील कर रही है। शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है और भारत उसी के साथ खड़ा हुआ है। भारत हमेशा से बोलता रहा है कि हम तो बुद्ध के देश है, युद्ध को हम नहीं मानते हैं। गोरा साहब, एक तो आपका कमेंट रजा पहलवी के बारे में, क्या वही है अगले नेता? कितने सालों से अमेरिका में है, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने उसको सपोर्ट नहीं किया, खुलेआम वो बाहर नहीं आया है। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, बहुत गुस्सा था रजा पहलवी के अगेंस्ट जब वो शहंशाह थे, लोग भड़क गए। फिर रुहेला खोमेनी साहब आए और उन्होंने उस जो एंगर था शाह के अगेंस्ट उसको ट्रांसफर कर दिया टू एंगर अगेंस्ट अमेरिका एंड इजराइल। बड़ा शैतान, छोटा शैतान। सर, अभी बात कर रहे थे एवाज मार्शल साहब मोसाद के बारे में। एक आपको मैं राय देता हूं सर, आप ये किताब पढ़िएगा। मेरे एक मित्र हैं रोनन बर्गमैन, वो इजरायली जर्नलिस्ट हैं। किताब का नाम है राइज एंड किल फर्स्ट। ये 7 साल पहले इन्होंने किताब, मेरे पास कॉपी है, राइज एंड किल फर्स्ट, कि इजराइल पश्चिमी दुनिया के किसी और देश से ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस करता है। और एक छोटी सी चीज बिल्कुल फर्स्ट किलिंग जो थी 1990s, ये ईरानियन बैठा हुआ है सर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पेरिस के एक कैफे में ड्रिंक कर रहा है। एक बड़ी खूबसूरत महिला आके साथ बैठती है, बातचीत होती है। फिर ये कहता है चलिए मेरे कमरे में चल के और ड्रिंक करते हैं। कहती है चलते हैं ऊपर। तो फिर कहती है कि मेरा टैक्सी ड्राइवर नीचे खड़ा, मैं जरा फोन पे उसको, उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन होती थी, होटल के फोन से मैं जरा उसको कहती हूँ कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी। फोन उठा के कुछ कह के कहती है मैं अभी आ रही हूँ, रख देती है फोन और कहती है मैं रिसेप्शन पे नीचे जा रही हूँ। ये आदमी आके देखता है कि क्या हुआ है, फोन उठाता है, फ्यूम, गला इधर गया, आंखें उधर गई, सब कुछ। ये थी पहली टारगेटेड असैसिनेशन। मोसाद तो इसमें स्पेशलिस्ट। सही है गलत है मैं कुछ नहीं कह रहा सर, बट यही है कि मोसाद हैज एनेबल्ड इजराइल टू सर्वाइव टारगेटेड असैसिनेशन। मार दो जो लोग, इसी के शीर्षक है राइज एंड किल
जाकिर साहब, एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, इसके पहले खत्म करूं, और वो ये कि क्या आपको लगता है कोई सिचुएशन कभी आ सकती है आने वाले भविष्य में हमारे आपके रहते हुए कि इजराइल और ईरान बात कर रहे हों, आमने सामने हो? सुमित जी, शेक हैंड हो? कहना इससे या श्योर श्योर, व्हाई नॉट? 1979 से पहले किसने इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया? ईरान ने। इंटेलिजेंस शेयरिंग किसके साथ करता था? ईरान इजराइल के साथ करता था। इजराइल के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, मिलिट्री ट्रेनिंग, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इजराइल ने ईरानियन ऑफिसर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। राइट। तो ऐसा नहीं कि संबंध अच्छे नहीं थे, संबंध बहुत अच्छे थे। आज से 47 साल और 46 साल जब पहले एक थे, और तो चीज अब है क्यों नहीं हो सुमित जी, सकते? जब अरब्स के खिलाफ इजराइल अकेला खड़ा हुआ था, किसने साथ दिया? ईरान। जल्दी बोलिए जाकिर। देखिए, ऐसा है कि टाइम नहीं देंगे तो बुलाया ना करिए। टाइम दे रहे ना, आपसे पूछ तो रहा हूं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप इंटरवेन करते हैं, बोलने नहीं देते हैं, फिर कहते हैं बोलिए। अच्छा, नहीं, आप दर्शक से पूछ लीजिएगा ना। हाँ, दर्शकों की राय बता रहा हूं मैं आपको। आप हाँ, अभी आप समय नहीं टाइम बर्बाद कर देते रहे हैं। हैं। आप जिसको पसंद नहीं करते, जो लगता आप है कि समय अलग बर्बाद बोल रहा कर रहे हैं, है, फिर देखिए अगर अब आप मुझे अल्टरनेटिव व्यू के लिए बुला रहे हैं तो वो सुनिए, बोलिए टाइम ना। दीजिए। आप मेरा समय जाया कर रहे हैं अब। नहीं, जाया नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अब मुझे आप बुलाइएगा तो पूरा टाइम दीजिए, नहीं तो ना जी बुलाया जाकिर साहब, अब समय निकला जा रहा है, 30 सेकंड निकल गए इसी ये बहस क्या में। है, मतलब सारे लोग तो ये बता रहे क्या हैं ईरान खत्म इजराइल हो और गया। ईरान एक हो सकते हैं? बात होगी कभी? ये तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अपने टर्म्स पे अगर इजराइल आएगा तो बात हो जाएगी। और नंबर 1, नंबर 2, ईरान की तो पनाह की सभी तस्बीह गिन रहे हैं। लेट अस सी, ईरान फतह इतनी जल्दी से फना नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नहीं, फना किसी के लिए कोई चाहता भी नहीं, लेकिन सब कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। रजा शाह के लिए ईरान तैयार है, वेलकम करने के लिए तैयार। आए तो वहां। ठीक है, ट्रंप ने एक पर्सनल एनिमिटी लिया है ईरान से। ठीक है, शियों से ट्रंप ने एक पर्सनल एनिमिटी लिया। जार्ड कुशनर जो है उस रीजन में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। मेरी बात नोट करिएगा कि आने वाले कल में क्या होगा उनकी फैमिली के साथ। ठीक है, नजर रहेगी आपके जो व्यू पॉइंट है उस पर भी हम ध्यान रखेंगे, और जो वोरा साहब ने कहा उस पर हम ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। रोज की तरह हम पब्लिक के व्यू जरूर दिखाते हैं जो इस कार्यक्रम को देखते देखते हमारे पास आते हैं। ऋषभ नाम के दर्शक लिख के भेज रहे हैं कि देशों में हो रहे आपस में युद्धों को लेकर भारत पर तेल व्यापार को लेकर संकट आ सकता है, साथ ही महंगाई का भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी युद्ध को रोकने में समय लगता है। हिमानी रावत का व्यू है, डील छोड़कर दबाव बनाया, दबाव से जवाब मिला और वहीं उलझ गए ट्रंप। ईरान को घेरने की कोशिश में हालात ऐसे बने कि हर फैसला अब राजनीति से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन लगातार मिडिल ईस्ट पे जो कुछ घट रहा है उस पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर बनी हुई है। मैं और मेरे साथी लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं।